वेलकम टू डायनामिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज आपका फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका फिर हम कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो आगे मूव करते हैं। हमने बेटा इससे पहले मैंने कल आप लोग को क्या समझाया था? सेल साइकिल के बारे में डिटेल में समझा दिया था। आज उसका हम थ्योरी पार्ट कवर अप करेंगे क्योंकि कल मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया था अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है जो आपकी सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपका सेल कैसे डिवाइड कर रहा है, सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है। तो वो जो आपका सेल का डिवीजन हो रहा है बेटा, उसको करने के क्या क्या आपके स्टेप्स है, क्या क्या फॉलो होंगे, किस सीक्वेंस में चलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सेल साइकिल बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, इट इज अ ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट, it is an orderly sequence of event or the stage by which the cell duplication, its genome synthesizing essential components and eventually divided into the two daughter cells। ठीक है, तुम्हें पता है जो आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल। तो उस जेनेटिक मटेरियल को तुम क्या कर रहे हो? डिवाइड डिविजन करवा रहे हो। किसके थ्रू बेटा? सेल साइकिल के थ्रू। और जो आपका सेल साइकिल होता है बेटा कि आपका सेल जब डिवाइड होता है तो वो आपकी दो डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जब दो सेल एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? बाइनरी फिजन बोल देंगे। क्लियर है तक? ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपका सेल साइकिल होता है, इसके अंदर आपके दो फेजेस आते हैं। दूसरा पहला क्या आएगा बेटा? आपका इंटरफेज, और दूसरा क्या आता है? आपका एम फेज। इंटरफेज जो होगा बेटा ये आपका सबसे मोस्ट कॉमन फेज होगा। एम फेज के अंदर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो उन दोनों में आपका सबसे मेन कॉमन फेज क्या होता है? आपका इंटरफेज होता है। ये आपका कोई भी जो डिवीजन हो उसके अंदर सबसे पहले यही वाला सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जो आपका इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस में सिर्फ आपकी क्या होती है बेटा? सेल की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, सेल आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और जो आपका सेकंड फेज आता है उसे हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज हमने क्यों बोला? क्योंकि इस एम फेज के अंदर आपके दो पार्ट्स आएंगे। वो दो पार्ट्स कौन से होंगे? आपके माइटोसिस और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका मियोसिस। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एम फेज, जिसे हम बोलते हैं डिवाइडिंग फेज या फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है तक? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब एक एक करके हम सबसे पहला फेज स्टार्ट करेंगे, आपका इंटरफेस। इंटरफेस को मैंने आपसे क्या बोला था? ये सेल प्रिपरेटरी फेज होता है। तो सेल प्रिपरेटरी फेज के अंदर अब अगेन जो आपका बेटा इंटरफेस होगा, इसके अंदर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, वो तीन कैटेगरीज, तीन फेजेस क्या होते हैं आपके? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, जो बेटा सीक्वेंस चल रही है ना सेल साइकिल की, वही आपको फॉलो करनी है। कभी भी आप इसको ऊपर नीचे नहीं करोगे, जो सीक्वेंस चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग भी काम होगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने G1 G2 को साथ लिख दिया फिर S फेज को आपने बाद में लिख लिया। जो सीक्वेंस चलती जा रही है वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? आपका सबसे पहले जो आपका इंटरफेस होता है, पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है सेल को प्रिपेयर करने में लगेगा। तो सपोज जैसे आपका पूरा एक दिन है, उस दिन में से आपका 23 आवर्स आपका पूरा का पूरा टाइमिंग इंटरफेस होगा और बचा हुआ 1 घंटे में आपका सेल डिवाइड हो जाता है जिसमें हम क्या बोलते हैं? एम फेज जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? आपका इंटरफेस होता है। So it is the longest phase of the cell cycle during the two daughter cells divide into the 3 sub phases। ठीक है, सेल को डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके 3 फेजेस से मूव होना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा G2 फेज, G1 फेज, S फेज और उसके बाद आएगा आपका G2 फेज। ठीक है, तो आपका सबसे पहला आता है बेटा G1 फेज। G1 की फुल फॉर्म क्या होती है? आपकी फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट आपका नंबर के लगा और बेसिकली क्या होता है? आपका ग्रोथ फेज होती है। और S का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग फेज। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया बेटा जो आपका G1 फेज होता है, अब कभी भी बेटा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और सेल के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो जब आपका बेटा ये सेल डिवाइड करेगा ना, तो सेल डिवाइड करने से पहले जो आपका ये सेल होता है ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। मतलब जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होने लग जाएंगे? इसके अंदर डबल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, डबलिंग होने लग जाएगी ताकि वो आगे दूसरे सेल में डिवाइड कर सके उस चीज को। ठीक है, तो आपका जो G1 फेज होता है बेटा, इसके अंदर आपका आरएनए और प्रोटीन
इन दोनों का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, और जो आपके सेल ऑर्गेनेल होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल ग्रो इन अ साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे आपका ये साइज अभी कैसा है, नॉर्मल साइज में है, तो जब आपका जीवन फेज में आएगा तो ये अपने आप को स्वेल अप करना स्टार्ट कर देगा। इसका जो साइड, हाँ जी, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि इसका जो बीच में साइटोप्लाज्म है जितना था उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनेल भी डबल हो जाएंगे तो वो फूल जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्वेल अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म एंड बिकम द मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसके अंदर जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी, बहुत ज्यादा तेज हो रही होगी। ठीक है, देन ये फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसाइजिंग फेज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बेसिकली बेटा जो इसमें आपका काम होता है वो क्या होता है, आपका आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो आपका डीएनए का सिंथेसाइजिंग होता है, डीएनए यहाँ पर बनता नहीं है, इसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। जैसे रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है आपका, जैसे आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करना, मतलब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, बनता नहीं है। जो आपका डीएनए कंप्लीटली बन जाता है, जो आपका कंप्लीटली फॉर्म होता है डीएनए, वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। एस फेज में आके ये स्टार्ट होगा सिंथेसाइज करना, और एस फेज में इसकी एंडिंग हो जाएगी, सिंथेसाइज करने की बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो एस फेज होता है बेटा, उसका क्या काम है, आपका सिंथेसाइज करने का काम है, किसका, डीएनए का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजिंग फेज बोलते हैं। इन दिस फेज डीएनए सिंथेसाइजिंग और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका डीएनए बन भी रहा है और डीएनए की मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ठीक है, जिसके वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आपका डुप्लीकेट होगा, और आपका जो क्रोमोसोम होगा बेटा वो 2 क्रोमैटिन सेल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपका पहले ये ऐसा सिंगल क्रोमोसोम था, ये अपनी इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कंडीशन किसमें हो रही है, आपकी एस फेज में होती है, इसी फेज में होगी, और इस फेज में ये खत्म हो जाएगी, आगे दूसरे फेज में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, देन लास्ट फेज बचती है तुम्हारी कौन सी, G2 फेज। G2 फेज को हम बोलते हैं बेटा आपका ग्रोथ फेज सेकेंड। तो जो आपका बचा कुचा काम बचता है आपका किसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोटीन का बचा हुआ काम, डीएनए का बचा हुआ काम, सॉरी प्रोटीन आरएनए का फॉर्मेशन, और आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल बचे होंगे वो आपका सारा का सारा काम किसमें करेंगे, आपका G2 फेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो G2 फेज क्या होता है, आपका सेकंड ग्रोथ फेज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज कंपैटिबिलिटी या शॉर्टर फेज होता है एज कंपेयर टू पहले वाले से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अब देखो इसी का एक और नाम होता है आपका प्री माइटोटिक फेज। प्री मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो आपका इसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, एम फेज स्टार्ट होगा। तो एम फेज स्टार्ट होने से पहले जो फेज आता है वो कौन सा फेज आता है, आपका G2 फेज, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, आपका प्री माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, वही जो बचा हुआ है वो कंटिन्यू अपना काम करेगा, और फाइनली क्या कर देगा बेटा, ये वाले सेल साइकिल को, इंटरफेस को एंडिंग करने में पहुंचा देगा, और फाइनली आपका एम फेज में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जब बेटा आपका एम फेज में ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम फेज या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन। तो मैंने आपको बोला बेटा जो आपका एम फेज होगा वो अगेन आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक होता है आपका मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। अब मेरे को एक एक करके दोनों बताओ, जो बेटा आपका माइटोसिस होता है वो माइटोसिस कौन से सेल की बॉडी में होता है, और आपका मियोसिस कौन से सेल की बॉडी में होता है। हाँ जी, और मियोसिस, हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस का अदर नेम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस का रिडक्शनल डिवीजन। तुमने नहीं पढ़ा था, परसों कल पढ़ाया था मैंने शायद, चलो एक बार मैं बता रही हूँ, देख लो यहाँ पर। ठीक है, जो बेटा आपका सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन में आपका जो एम फेज होता है, ठीक है, ये एम फेज आपके 2 पार्ट्स में हम डिवाइडेड करते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं आपके, मियोसिस एंड माइटोसिस। ध्यान दे लेना यहाँ पर अब, ठीक है, माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, जो आपका माइटोसिस और मियोसिस होता है, इसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है, कोई भी जो लिव ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर 2 सेल्स बनते हैं, 2 तरीके के सेल्स बनते हैं। वो 2 तरीके के सेल्स कौन से बेटा, एक होते हैं आपके बॉडी सेल्स, एक होते हैं आपके बॉडी सेल्स। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है आपका सोमैटिक सेल्स। क्या होता है, सोमैटिक सेल्स। और दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बेटा जर्म सेल, या फिर इसी को आप बोल सकते हो सेक्स सेल। ठीक है, ये 2 तरीके के आपके सेल्स बनेंगे।
ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, जो आपके बेटा बॉडी सेल्स होते हैं, आप नाम से समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, जो आपको मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करता है, उस वाले सेल को छोड़ के आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेल या फिर सोमैटिक सेल बोलोगे। ठीक है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में इंजरी हो रखी है या फिर आपकी कोई भी सेल डैमेज हो रखा है बॉडी का, तो उसमें जो आपका सेल डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो कौन सा करेगा, आपका बॉडी सेल करेगा। और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, जो आपके मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो आपके XX और XY क्रोमोसोम होता है उसको बनाने के लिए यूज होता है। मतलब बेसिकली स्पर्म एंड ओवा को जो फॉर्म करते हैं वो कौन से सेल होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पर ध्यान देने को क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों आपके इस दोनों को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, इसे अभी यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, मतलब लिख लेना एक बार, क्यों कर लो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले याद रखना है आपको, जो आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, इस माइटोसिस डिवीजन का एक और नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है इसका नाम, इक्वेशनल डिवीजन। और जो आपका मियोसिस होता है, इसका नाम होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन। क्या हो जाएगा इसका नाम, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। और देखो जो आपका माइटोसिस डिवीजन होता है ये आपके बॉडी सेल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, बॉडी सेल के, इसलिए मैंने वहां पर लिखा है। और जो आपके बचे हुए सेल है वो कौन से सेल इसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा हो जाएगा, आपका मियोसिस हो जाएगा। अब देखो इसका तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉयड होती है ना, तो आपके बॉडी में जो आपके पेरेंटल बॉडी थे उनकी सेल कितने थे, डिप्लॉयड थे। तो आगे जब ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगा तो वो कितने बनाएगा, आपके 2 and 1 ही तो बना रहा है, बट आपकी प्लॉइडी लेवल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ना ही वो कम हो रही है ना ही वो इंक्रीज हो रही है। जो इक्वेशन पहले थी वो आगे ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो जितने भी आपके बेटा बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर वहां पर इंजरी हो रखी है और सेल डिवीजन करेगा तो आपके जितने नंबर ऑफ सेल्स है वही आगे प्लॉइडी लेवल पास आउट होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, देन आती है आपकी मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, वो 2n नंबर ऑफ सेल्स है। आगे जब ये पास आउट करेगा बेटा 2 सेल्स में, तो वो आपके जस्ट हाफ कर देगा उसको। ठीक है, n में डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली हाफ कर रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब डिक्रीज करना, कम करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। ये करने का तरीका क्या है, ये रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये कंडीशन मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर देखो, आप सबको पता है आपके 2 पेरेंट्स होते हैं, एक होते हैं आपके मेल और दूसरे होती है आपकी फीमेल मदर। ठीक है, मेल का क्रोमोसोम कितना, प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी इनकी बॉडी में भी, और इनकी प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। मतलब इनके पास भी क्रोमोसोम 46 होंगे और इनके पास भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे। तो इनकी बॉडी से बेटा जब आपका स्पर्म गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और इनकी बॉडी से जो बनेगा वो क्या बन सकता है, ओवा या फिर एग, आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो बेटा बेसिकली जो आपके मेल गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट बनते हैं, इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, NN होती है। ठीक है, अगर सपोज करो आपकी मदर के पास से ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो फादर के पास से 2n नंबर ऑफ आया प्लॉइडी, और आपकी मदर के पास से भी 2n आया, तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा बेटा तो 2n तो 4n हो जा रहे हैं ना। तो ये प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो रही है, आपके उसके रूल आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, होना कितना चाहिए, 2n होना चाहिए, बट ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली हमने क्या करा, यहाँ पर आपने NN लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर क्या लोगे आप, इसकी प्लॉइडी n होती है, इसकी प्लॉइडी भी n होगी। जब ये दोनों n मिल जाएंगे तब जाके आपकी क्या हो रही है, 2n हो रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मियोसिस करना पड़ता है। ठीक है, तभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मियोसिस कर रहे हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब जो बेटा आपका मियोसिस होता है ना, आपका जो माइटोसिस फेज है, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, अच्छा चलो पहले यहीं पे देख लो। ये समझ में आ गया यहाँ तक, आगे क्लियर। अब जो बेटा आपका माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, मैंने शायद परसों बताया था, ये आपके अगेन 2 फेजेस में डिवाइडेड होगा। ठीक है, आपका जो M फेज होता है वो आपकी 2 फेजेस में डिवाइड होगा। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है आपका डिवीजन हो रहा है सिर्फ न्यूक्लियस का, कंप्लीटली सेल का डिवाइड नहीं हो रहा है। आपका ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल जब आपका डिवाइड करेगा बेटा तो वो आपका पहले सिर्फ किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, पूरे बॉडी को डिवाइड नहीं कर रहा है। एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर आपके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका कैरियो
कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। बट अगर ये आपका जाके बेटा इस तरीके से दो दो सेल्स में डिवाइड हो गया तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी साइटोकाइनेसिस, मतलब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पर मैं लिखी रही हूँ, देखो आपके जो एम फेज होता है बेटा, इस एम फेज के अंदर भी जो आपका माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा, दोनों में सेम ही प्रोसेस चलेंगे अंदर भी। बट जो अगर आपका बॉडी सेल बनेगा तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस, और जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे उसमें क्या होगा? मियोसिस। ठीक है, बट जो अंदर के स्टेप्स होंगे वो थोड़े बहुत सेम रहेंगे। ठीक है, तो जो आपका बेटा एम फेज होता है इसके अंदर आपका सबसे पहला आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया, ये आपका पेरेंटल सेल था। अब ये पेरेंटल सेल धीरे धीरे क्या करेगा? ये भी आपका साइटोप्लाज्म है, तो ये इस सेल के अंदर बस ऐसे न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, जैसे तुमने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, और फाइनली इसी सेल के अंदर ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है ये कहलाएगा आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस आएगा आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर आप बोल सकते हो डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, तो फाइनली जब ये आपका डिवाइड हो गया बेटा तो यहाँ से एक मेम्ब्रेन बन जाएगी और ये दो न्यूक्लियस से आपका पूरा साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला स्टेज है इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका स्टेज हो गया। अब जो आपकी बेटा कंडीशन आती है, इतना तो तुमने वैसे लिखा हुआ ही है ना। चलो, अब जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा, इसके अगेन आपके 4 स्टेजेस होंगे, इसके अंदर आपके 4 फेजेस अगेन होंगे। सबसे पहला फेज होता है आपका प्रोफेज, फिर होता है आपका मेटाफेज, दूसरा होता है आपका एनाफेज, और लास्ट आ जाएगा आपका टीलोफेज, TMA और T। ठीक है, अगेन ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है बेटा यही फॉलो होगी, इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो होगी। समझ में आ रही है बात? तो आपका जब ये कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद भी जब ये 4 स्टेज होंगे उसके बाद जाके आपका क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, जो मैंने आपको बताया सेल का डिवाइड हो जाएगा। इन 4 स्टेज के बाद होगा ये। ठीक है, ये कंडीशन कहला रही है बेटा आपकी किसकी? माइटोसिस की, जब आपके बॉडी के सेल्स का डिवाइड होगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं आपके बेटा कि आपके अगर मियोसिस हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स करेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या हो रहा है बेटा? आपका मियोसिस में रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन डिवीजन में आपको कुछ ज्यादा एनर्जी लगाएगी और आपके क्रोमोसोम नंबर को हमने हाफ करना है, तो उसको करने के लिए आपको ज्यादा फेजेस करने पड़ेंगे। तो उस फेज में क्या होता है बेटा? जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है ना, इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस 2 फेज में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो आपका एम फेज होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट होगा एक बार, और उसके बाद हो जाएगा मियोसिस सेकंड। उसके मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपके अगेन ये प्रोफेज वाले स्टेज चलेंगे। ठीक है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है, ये स्टेज चले, इसके बाद दोबारा से आपका मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, फिर से ये स्टेज स्टार्ट होंगी, और फिर फाइनली इन दोनों स्टेज के बाद आपका क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर आपका जो प्रोफेज वाला स्टेज है, ये स्टेज ये दो बार होते हैं, मियोसिस 1 को करके और फिर मियोसिस 2 करके, ये फिर फाइनली आपका साइटोकाइनेसिस होगा। ये वाला जो मियोसिस वाला है आपका, ये ज्यादा सिलेबस में आपके है नहीं डिटेल में, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आपको समझना था। ठीक है, तो अब ये हम रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, देखो सबसे पहले लिखा है आपका एम फेज क्या होता है बेटा? एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज होता है, जिसमें आपका और द कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा? आपके डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन से फेज में डिवाइड होता है? आपका एम फेज में ही डिवाइड होता है। ठीक है, अब जो आपका एम फेज होता है बेटा, इसके अंदर आपके दो फेजेस आ रहे हैं। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरा क्या आएगा आपका? साइटोकाइनेसिस, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड जो आपका बेटा फर्स्ट वाला स्टेज हम पढ़ेंगे, देखो ये पूरा का पूरा आपका सेल साइकिल की डिवीजन है। देखो क्या चल रहा है आपका, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्टेज, ये क्या हो गया आपका? G1,
एस फेज और ये हो गया आपका G2 फेज। तो ये पूरा का पूरा फेज यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा फेज कहला रहा है आपका इंटरफेज कहला रहा है, जिसमें आपका सेल प्रिपेयर कर रहा है। जस्ट बेटा G2 फेज के बाद आपको दिख रहा है एम फेज स्टार्ट हो गया और उसी फेज के बाद क्या स्टार्ट होगा आपका प्रो फेज। प्रो फेज का भी बेटा ये लिखने का तरीका भी कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ से G2 फेज खत्म होगा वहीं से आप प्रो फेज वाला स्टेज स्टार्ट करोगे, ये नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फेज क्या कहलाएगा आपका एम फेज, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। ठीक है, तो ये आपकी सेल साइकिल चलती है। अब ये सेल साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको स्टेजेस के फंक्शन बता रखे हैं। फर्स्ट फेज होता है आपका कौन सा फेज, इंटरफेज, जिसके अंदर 3 फेज आ रहे हैं। देन अगर माइटोसिस होगा तो उसके अंदर आपके ये फेज आ रहे हैं। तो प्रो फेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपकी क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कंडेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपका क्रोमोसोम ऐसा है स्ट्रक्चर में तो वो अपने आप को इस तरीके में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। देन एम फेज के अंदर क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम होगा बेटा सेल का इक्वेटर होता है। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, बीच में अलाइन होना। अभी मैं जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी आपको, तो वो इक्वेटर में अलाइन हो रहे हैं। तो ये सारे स्टेज मैं लास्ट में रिवाइज करूंगी। अभी हम एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है आपका सेल डिवीजन फेज। इसमें क्या हो रहा है, ये एसेंशियल प्रोसेस होता है कहां पर, जहां पर आपके एक सेल से क्या बन रहे हैं, आपके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर है आपका। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्या है, बॉडी के सेल से ये जब आप डिवाइजन कर रहे हैं तो आपके इक्वल नंबर ऑफ सेल्स से डिवाइड हो रहे हैं। बट अगर ये मियोसिस करेगा तो मियोसिस में अगर 2 नंबर ऑफ सेल है बेटा, वो 2 बार क्या करेगा, मियोसिस 1 मियोसिस 2 करेगा। तो पहले आपके 2 एनएन डिवाइड हुए, फिर ये जब आपके 2 एनएन डिवाइड हो जाएंगे बेटा, अगेन ये आपका क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड करेंगे। तो आपके टोटल 4 सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कौन से स्टेज में हो रही है आपकी, मियोसिस में हो रही है। मियोसिस में आपके 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और जो आपका माइटोसिस होता है उसमें आपके डिप्लॉइड सेल बनते हैं। तो ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स इन द 2 टाइप्स माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका माइटोसिस। माइटोसिस का अदर क्या था, माइटोसिस का अदर नेम क्या था, इक्वेशनल डिवीजन। इसका अदर नेम क्या था आपका, इक्वेशनल डिवीजन था। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोसोम्स आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, आपका बेसिकली क्या होता है यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन में आपका जो सेल है वो क्या करता है, आपके 2 क्रोमोसोम में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन द 2 डॉटर सेल्स मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इन बोथ पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, सेकंड इट इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। हम क्या बोलते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ताकि आपके क्रोमोसोम नंबर क्या रहे आपकी बॉडी में मेंटेन रहे, वो रिडक्शन ना हो जाए, उसकी क्या हो, प्रोडी लेवल इंक्रीज होती रहे बस। ठीक है, तो क्या इसे हम कौन से सेल में होता है आपका बेटा, ये सोमैटिक सेल में, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन जो आपका माइटोसिस होगा वो 2 फेज में होगा आपका, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सबसे पहला स्टेप, कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस का बेटा द नाम होता है आपका डायरेक्टली न्यूक्लियर डिवीजन, जो कि आपके 4 स्टेजेस में होगा। ठीक है, तो आपको पहले पता है बेटा जो आपका क्रोमोसोम होता है वो आपके डीएनए के अंदर कैसा फिल्ड है, आपका कंडेंस फॉर्म में पूरा धागे के जैसे लिपटा हुआ है। तो उस धागे को आपने ओपन अप करना है ताकि वो आपके डिवाइड कर सके। ठीक है, तो वो आपके इन फेजेस के अंदर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बेटा, पेरेंटल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा आपने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के लिए, उसके अंदर आपकी 4 स्टेजेस फॉलो होती है। सबसे पहला आता है बेटा आपका प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपका ये क्या है, सेल है, इस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले बेटा प्रोफेज के अंदर जब आपका डिवीजन स्टार्ट होगा तो आपको पता है जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे न्यूक्लियर की भी मेम्ब्रेन होती है, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लग जाएगी बेटा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, मतलब इनविजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप को ब्रेक डाउन करने लग जाएगी। और जो इसके अंदर आपके क्रोमोसोम होंगे वो आपके कैसे फॉर्म होने लग जाएंगे, ऐसे कंडेंस फॉर्म में आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है आपका, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपके अभी थोड़े से गुच्छे में प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमेटिड्स। देन धीरे धीरे जब आपका प्रोफेज खत्म होना स्टार्ट हो, हम बोल देंगे लेट प्रोफेज। तो फाइनली आपके क्रोमोसोम बेटा कैसे दिख रहे हैं, आपको पेयर्स में सेपरेट होते हुए दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, अब देखो जो आपका बेटा एम फेज होता है, एम फेज के अंदर जो सबसे बड़ा फेज होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट फेज इन द एम फेज, तो सबसे बड़ा फेज होता है आपका बेटा प्रोफेज। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो क्या हो रहे थे, आपकी कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो रही है, आपकी इनविजिबल होनी स्टार्ट हो रही है। और मैंने आपको क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर्स बताए थे,
स्पिंडल फाइबर्स बताए थे। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बेटा जब आपके क्रोमोसोम इस फॉर्म में बन रखे हैं ना, तो ये वाले सेंट्रोमियर के थ्रू इसको जो सेपरेट करते हैं, मतलब ऊपर वाले क्रोमेटिन को ऊपर के डायरेक्शन में खींचने वाला और नीचे वाले को नीचे डायरेक्शन में खींचने वाला, जो इनको अपोजिट पोल्स में खींचने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखो ये आपके एस्टर्स है, इस एस्टर में से आपके कुछ इस तरीके से क्या निकलने स्टार्ट होंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके सेंट्रोमियर इन एनिमल सेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, आपके अपोजिट पोल्स में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे, जो ये देखो ये आपकी क्या है, एस्टर्स है, इस एस्टर से आपकी क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। देन सेकंड फेज आता है बेटा आपका मेटाफेज। अब मैंने तुम्हें क्रोमोसोम में बताया था कि आपको जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो आपका विजिबल कौन से फेज में दिखता है, आपको प्रॉपर शेप किसमें दिखती है, आपकी मेटाफेज में दिखती है आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका देखो प्रोफेज में आपका कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, अब वो दिखेगी नहीं। ठीक है, जब तक आपका फाइनली डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें आपका जो क्रोमोसोम आपके बन चुके थे बेटा, वो आपके बिल्कुल, ये आपका इक्वेटर होता है बिल्कुल बीचों बीच, इस बीचों बीच इक्वेटर में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से आपके बीच में आ जाएंगे क्या, क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलाइन में आ जाता है, इसे कौन से फेज में हो रहा है, आपका मेटाफेज में हो रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम जो होंगे बेटा वो इक्वेटर में अलाइन हो रहे हैं, एक प्लेन लाइन में अलाइन हो रहे हैं, ताकि आपके क्रोमोसोम क्या हो जाए बेटा, स्पिंडल फाइबर के थ्रू सेंट्रोमियर से क्या हो जाए, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखो ये कंडीशन दिख रही है आपको, ये एस्टर्स ने क्या लगाया बेटा, आपके स्पिंडल फाइबर्स बनाए, और ये आपका क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा, इक्वेटर लाइन में अरेंज हो चुके हैं जितने भी क्रोमोसोम होंगे। अब इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज आएगी, कौन सा, एनाफेज। तो एनाफेज में जो आपकी स्पिंडल फाइबर है बेटा, इनका फंक्शन क्या होता है, जो आपके नीचे वाले क्रोमैटिन्स होंगे उसको आपके नीचे वाले पोल के डायरेक्शन में वो खींचना स्टार्ट करेगा, और जो आपके ऊपर वाले पोल होंगे वो उसको ऊपर के डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एनाफेज क्या कर रहा है, आपके पोल्स में खींच रहा है, किसको, आपके क्रोमैटिन को खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा, आपका एनाफेज क्या होता है, आपका ये सबसे ज्यादा आपका शॉर्टेस्ट फेज होता है, किसका, पूरे के पूरे सेल साइकिल का सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फेज कौन सा, आपका एनाफेज है। देन जो आपका सेंट्रोमियर होता है बेटा, ये क्या करता है, आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देता है कंप्लीटली। ठीक है, आपके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स से इन दोनों को, एक ऊपर की साइड चल जाएगा, एक नीचे की साइड आ जाएगा, दोनों को देखो इस तरीके से सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये कौन से फेज में हो रहा है, आपका एनाफेज में हो रहा है। ठीक है, और फाइनली जब ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो कौन सा फेज हो जाएगा, आपका टीलोफेज आ जाएगा। टीलो मतलब टर्मिनल एंड में, तो जब आपके टर्मिनल एंड में पहुंच जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपका टीलोफेज बोलते हैं। पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे बेटा, वो सेपरेट हो जाएंगे इस इधर से, और वो आपके अपोजिट पोल में ट्रांसफर हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। स्पिंडल फाइबर बेसिकली एक रस्सी का काम कर रहा है, जो कि आपके क्रोमैटिड्स को खींच ले रहा है। ठीक है, कहां तक, अपोजिट पोल्स पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका लास्ट फेज, टीलोफेज इन माइटोटिक डिवीजन। देखो आपके फाइनली क्या हो चुके थे, आपके अपोजिट पोल्स में ट्रांसफर हो चुके थे। जैसे बेटा अपोजिट पोल्स में ट्रांसफर होंगे तो आपका वो एक एक न्यूक्लियस बन चुका है, आपका एक एक न्यूक्लियस में आपके एक साइकिल के अंदर आपके दो दो क्रोमोसोम फॉर्म हो चुके हैं। वो आपके धीरे धीरे क्या करेगा, अच्छा एक चीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका टीलोफेज होता है ना बेटा, ये आपका प्रोफेज का रिवर्स होता है, मतलब जो आपका फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट टीलोफेज में होता है। हमने क्या पढ़ा था, जो आपका प्रोफेज था उसके अंदर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, बट इसके अंदर आपकी दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें आपके जो आपके क्रोमोसोम थे वो क्या हो रहे थे, आपके डीकंडेंस हो रहे थे, वो मतलब ओपन अप हो रहे थे, बट इसमें क्या होंगे, अगेन आपके क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें आपके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें आपके वो क्या होंगे, गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीलोफेज आपका किसका रिवर्स होता है, तो किसका होगा, प्रोफेज का होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डॉटर सेल्स क्या होंगे बेटा, अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। देन क्रोमोसोम अनकॉइल्ड होने स्टार्ट होंगे आपके, और वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो लिखा हुआ है न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है। देन इन एनिमल सेल के अंदर आपका क्लीवेज, फरो एंड बीइंग, ये अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये आपको समझ में आ गया, आपका जैसे बेटा टीलोफेज होगा तो ये आपका खुद का एक सेल बन गया, एक ही सेल बन गया। अब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, बीच में से आपका सेपरेशन पॉइंट न्यूक्लियस में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ तक हो चुका है आपका कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद कौन सा आएगा, आपका साइटोकाइनेसिस आएगा। अब जो बेटा साइटोकाइनेसिस होता है उसमें क्या हो रहा है, आपका कंप्लीटली सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपका प्लांट्स और एनिमल सेल में ना होता तो सेम वही है, पर आपका करने का तरीका
अलग अलग होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है। मतलब अगर आपका एनिमल सेल होगा तो एनिमल सेल में आपको उसे हम बोल देंगे फरो मेथड, और अगर आपका प्लांट सेल होगा तो उसमें हम बोल देंगे क्या, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द माइटोसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। देन इन एनिमल सेल के अंदर बेटा वो क्या कर रहा है, आपका फरो मेथड यूज कर रहा है, और जो आपका प्लांट सेल होगा उसमें क्या करेगा, वो सेल प्लेट मेथड का यूज करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये आपका जो एनिमल सेल है बेटा, इस एनिमल सेल में आपको क्या दिख रहा है, बीच में ये अपने आप की कर्व सरफेस को अंदर के साइड कवर अप करना स्टार्ट कर रहा है ताकि वो सेल को डिवाइड कर सके। तो जब आपका एनिमल सेल में इस तरीके से वो कन्वर्ट करता है तो इसे हम बोलते हैं बेटा फरो मेथड, इसे आप क्या बोल दोगे, फरो मेथड बोल दोगे, ठीक है। और सेल प्लेट मेथड का मतलब होता है आपका ये प्लांट सेल है, ये अंदर के साइड में एक प्लेट की जैसी लाइन को फॉर्मेट कर देगा, एक प्लेट की ऐसी लाइन को फॉर्म कर रहा है, इस प्लेट को हम बोलते हैं बेटा फाइकोप्लास्ट, क्या बोलेंगे इसे, फाइकोप्लास्ट बोलेंगे। तो ये तरीका कहलाता है आपका सेल प्लेट मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिवाइड होगा, बस नाम याद करना है आपको और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा का पूरा क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द प्लांट सेल के अंदर आपका सेल प्लेट मेथड यूज होता है, जहां पर आपके सेल ग्रो करके क्या करता है बेटा, अंदर की आउटसाइड की डायरेक्शन में अपने आप को हाफ करके टू सेल्स में डिवाइड कर देगा। देखो बेसिकली हो क्या है, फरो के अंदर जो आपकी सेल डिवाइड हो रही है वो अंदर की साइड कवर कर रही है, और जो आपका प्लांट सेल होगा बेटा वो आपकी बाहर से क्या बना रहा है, लेयर्स को अंदर कवर कर रहा है। ये डिफरेंस होता है, बस नाम याद करना है। एनिमल सेल में फरो मेथड बोलते हैं, प्लांट सेल में हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया था, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका कि माइटोसिस डिवीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। तो आपकी बॉडी में बेटा जो इतने सारे सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन की वजह से बन रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी में वो सेल की प्लॉइडी लेवल सेम मैच रहे, आपकी बॉडी में कम ना हो। तो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है ताकि आपकी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सके, ठीक है। सेकंड ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर आप चोट लगी है, इंजर्ड हो रखे हो आप, तो वहां पर जो सेल डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, आपकी माइटोसिस होती है। तो सेल को रिपेयर करने में, उसकी इंजरी को फिल करने में, कटे हुए निशान में, उन सबको रिप्लेसमेंट करके पुराने सेल को नए सेल में कन्वर्ट करने में कौन करता है, आपका माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है। जैसे आपकी स्किन सेल आपने देखा है विंटर में, आप स्किन सेल आपकी उजड़ी हुई दिखेगी, मतलब छिलती हुई दिखेगी, ठीक है। बहुत से लोग देखा है आपको रफ रफ दिखती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी डेड सेल रिमूव हो रहा है और नए सेल्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है। देन आता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट पेरेंट की बॉडी में आपकी क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, जेनेटिक स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन रहे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हो गया आपका फाइनली माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है मियोसिस, छोटा सा है वो, आपका ज्यादा डिटेल में नहीं है तो वो हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। देखो नेक्स्ट माइटोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे दैट ईच डॉटर सेल्स क्या हो जाए बेटा, डिवाइड हो जाए। कैसे हो रहा है, आपके हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। देन रिसीव ओनली द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट इन द बोथ पेरेंट, मतलब हाफ क्रोमोसोम आपके मदर से आएगा, हाफ क्रोमोसोम आपके फादर से आएगा, ठीक है। देन मियोसिस इज आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन, जो कि आपके बेटा कितने सेल्स बना रहा है, 4 सेल्स बना रहा है, वो भी कौन से बेटा, हैप्लॉइड सेल्स। और ये 4 सेल्स कैसे बन रहे हैं, मियोसिस 1 करके और मियोसिस 2 करके। इसके अंदर आपके 2 सेल्स बनेंगे और इसके अंदर आपके 4 सेल्स बनते हैं, तो हम ये वाला काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका इट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। मियोसिस कौन से सेल्स में होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल या फिर सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसमें अंदर होता है बेटा, चाहे आपके एनिमल हो चाहे प्लांट, वो एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमंस में हो, सब में यही होता है। बेसिकली प्लांट में भी जो आपकी गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, उनमें भी यही होगा, ठीक है। देन ओवरीज, इन एनिमल के अंदर टेस्टिस एंड ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका मियोसिस के थ्रू होगा, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में बेटा क्या हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
मेंटेन रहे और वो क्या कर सके आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद कितने नंबर ऑफ फ्लोइड मेंटेन रहे, 2 नंबर ऑफ फ्लोइड ही मेंटेन रहे। ठीक है, इट इज अ कंप्लीटली 2 सेल स्टेजेस। इसके अंदर मियोसिस 1 आएगी और मियोसिस 2 आएगी ताकि आपके बेटा रैपिड सक्सेसिव डिवीजन पास आउट हो सके और वन आफ्टर अनदर के बाद वन आफ्टर अनदर के बाद वो क्या चलेगी आपकी क्लासेस। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर बेटा देखो ये सारी चीजें वो स्टेजेस लिखी हुई है, आपको इतना डिटेल में आपके है नहीं तो मैं यहाँ पर बता नहीं रही हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में मियोसिस डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो ये हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, जो आपके माइटोसिस के अंदर स्टार्टिंग के जो फेजेस थे वही सारा काम मियोसिस 1 में हो रहा है। मियोसिस सेकंड में बस उसका क्या काम हो रहा है आपका, उसकी सिर्फ डुप्लीकेट कॉपी बन रही है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे हम क्या बोलते हैं आपका मियोसिस सेकंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलिए। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम इसलिए क्या करते हैं आपका मियोसिस करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या करेगा आपका गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये आपकी बॉडी में हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज मेंटेन रहे। ठीक है, देन इट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशीज एंड ड्यू टू द वेरिएशन इवोल्यूशन टेक प्लेस एंड वेरिएशन किसकी वजह से होगी बेटा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। ठीक है, आपका बेसिकली क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है किसका, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का ये होमवर्क है, घर से आप लोग को डिफरेंशिएट लिख के लेके आना है मियोसिस का एंड माइटोसिस का, ये आज तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कल पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी, देन फिर आगे हम नए चैप्टर में मूव करेंगे। क्लियर यहाँ तक, तो कल आप फाइनली मैं पूछूंगी बेटा याद से कि आपको सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को क्लास में पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नया चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।